नमस्कार, मैं हूँ गुंजेश। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का एक खास इंटरव्यू। आज वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है और हम ऑटिज़्म के बारे में बात करेंगे। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उमा शंकर सिंह हैं। उमा शंकर सिंह पटना के रहने वाले हैं और वहाँ आस्था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन से जुड़े हुए हैं। आज सिन्हा ऑटिज़्म से जुड़े सवालों के बारे में जवाब देंगे। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया। सर, हम ऑटिज़्म अवेयरनेस डे पर ये बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमें समझा सकें कि ऑटिज़्म क्या है? देखिए आम भाषा में बातचीत करेंगे हम लोग। जी, सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आज का जो दिवस है वो मनाने का पर्पस ही है कि बच्चों को कैसे पहचानें और सोसाइटी में कैसे उनको इंक्लूसिव करें। तो पहले तो पहचानना ज़रूरी है। कुछ खास उनके व्यवहार से हम लोग पहचान सकते हैं और जैसा कि कहें कि ऑटिज़्म है क्या? तो ऑटिज़्म समझ लें कि एक तरह का बिहेवियरल मूड डिसऑर्डर है जो ब्रेन से होता है, जिसमें बच्चे को है कि जैसे बच्चों का आँख नहीं मिलाना, आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, सोसाइटी में दूसरे के साथ घुलना-मिलना नहीं, एकाग्र रहना, उनमें कुछ हाइपर एक्टिविटी रहना। तो ये सब सेल्फ आइसोलेशन में रहना या वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उनमें कोई सेल्फ कॉग्निशंस नहीं रहता है। तो ये सब उसमें लक्षण है पहचानने का और ये ब्रेन से जुड़ी समस्या है। और यह अलग-अलग तरीके से मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है? देखिए कि मानव शरीर जो है वो ब्रेन से ही नियंत्रण होता है और अगर ब्रेन का नियंत्रण ही अपने जगह पे नहीं रहे, अब कोई बच्चा है, अब वो हम कुछ बुला रहे हैं, जैसे नाम से उसको बुला रहे हैं, हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमारे तरफ आ ही नहीं रहा है वो। उसको सेंसरी इश्यू है, उसको जो तकलीफ है उसको पता ही नहीं चल रहा है। कभी-कभी ऑटिज़्म में सिविरिटी टाइप्स जब हो जाता है, मुख्यतः समझें कि इसमें जैसे 3 कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर स्टेज के जब बच्चे रहते हैं, तो वो अपने आप में खोए रहते हैं। उनमें सेंसरी इश्यू इतना होता है कि वो ब्रश नहीं कर पाते। उसमें कभी-कभी बच्चे अपना लिप्स तक मतलब चबा जाते हैं, सेल्फ बाइट कर रहे हैं और उनमें कोई दर्द का एहसास नहीं होता है, कोई सेंसेशन ही नहीं है। जी, तो तो समझिए कितना भयानक हो सकती है ये चीज़। जी, यानी ये कई बार क्या स्वयं उस पीड़ित जो व्यक्ति है, उसके लिए तो खतरनाक है ही, क्या ये हुँ। उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। अगर हम लोग उसका हैंडलिंग जानें, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी बोलना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को के साथ सोचते हैं कि हमको इग्नोर कर रहा है, हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, हम ज़बरदस्ती ये काम करवा लेंगे। तो ये चीज़ें गलत है। बहुत सारा सोशल मीडिया में हम लोग वीडियो भी देखते हैं और बहुत सारा एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं। लेकिन ये गलत है, हमको उनके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। कभी भी फ़िज़िकल तरीके से उसको हम चाहें कि अपना काम करवा लें, वो पॉसिबल नहीं। तो उसके साथ सर अगर आप हम प्यार से अगर अट्रैक्ट हो जाएँ, अगर बढ़िया से उसके साथ उसको समझ के करें, तो कभी भी ये दूसरे के लिए कभी हार्मफुल नहीं है। सर अभी आपने 3 चरण के बारे में बात की कि ऑटिज़्म के 3 चरण हैं, तो अगर हुँ। उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आसान भाषा में हमें समझा सकें कि हुँ। वो कौन से 3 चरण हैं, तो अच्छा रहेगा। देखिए, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बात करना, कि हम लोग क्या बोलते थे जब आज से 15-20 साल पहले जब ऑटिज़्म के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो हम लोग उसको बोलते थे कि कोई भी अगर मानसिक रूप से
दिव्यांग है, तो हम लोग पहले विकलांग शब्द का यूज़ करते थे। उसको हम लोग बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन। अब भारत सरकार ने उसको नाम बदल के रख दिया है आपका आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और ऑटिज़्म जो हमारा एएसडी है, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये इन्हीं के तहत आता है। तो उसका टाइप है, लेकिन वो टाइप बताने के पहले कुछ और टाइप होते हैं, जैसे एडीएसडी है, या आजकल बहुत है, जैसे अगर इसमें मतलब आपकी बात पे मैं पहुँच रहा हूँ सवाल पे, नहीं, लेकिन नहीं उसके सर, बिल्कुल। चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है टाइप से पहले, जी, कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ही नहीं बल्कि उसके पहले वाला भी कोई चरण होता है। जी, जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑटिज़्म की संख्या जो पूरी दुनिया में है, वो अमेरिका में है। मतलब समझें कि 36 पर 1 बच्चा। इंडिया में अभी तो रिसेंट स्केल नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट जो मेजरमेंट था, उसके आधार पे 68 में 1 बच्चा। जो कि डाटा में क्या है कि हम उसको हाइड कर रहे हैं, सबका सर्टिफ़िकेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसका स्क्रीनिंग नहीं होने की वजह से एग्ज़ैक्ट संख्या नहीं, बल्कि इसका संख्या बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि डॉक्टर्स के इलाज में रहते हैं लोग, तो इसीलिए उनका सर्टिफ़िकेशन नहीं होता है। लोग जी, पेशेंट एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, हमको एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को। जी। तो तो एक्सेप्टेंस नहीं है तो सर्टिफ़िकेशन नहीं हुआ, तो उसका एग्ज़ैक्ट संख्या नहीं आ पाता है। जर हाँ, आप कह हाँ, रहे हैं कि जो संख्या 68 में 1 वो कहीं ज़्यादा है हमारे बहुत समाज ज़्यादा, में, बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपके बहुत अनुमान ज़्यादा। में कितना? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग तो 2000 10 और 11 से काम कर रहे हैं ऑटिज़्म में, और मैं राष्ट्रीय न्यास का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जो स्नैक है, उसका मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ बिहार स्टेट का, और मैं एम्स में था पहले, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो उस दौरान भी इसकी संख्या उतनी नहीं आती थी। बस पोस्ट कोविड क्या हुआ है, पोस्ट कोविड अचानक से इसकी संख्या जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं न कहीं सोशल आइसोलेशंस की वजह से इसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो मेरे अनुमान से अगर कहा जाए कि जैसा कि मैं सरकार में भी रहा हूँ, इसी विभाग का जो ऑटिज़्म के लिए है, काफ़ी पेरेंट्स को हमको इमोशनली भी और समझाना बहुत कठिन होता है कि नहीं, बच्चा आपको ऑटिज़्म है, ये ठीक नहीं होगा, या जिस लेवल पर है इसका सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए। सरकार भी, जैसे भारत सरकार 1 लाख रुपया इलाज कराने में भी मदद करती है, नेशनल ट्रस्ट जो है ऑटिज़्म के बच्चों को प्रति वर्ष, ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो सके और उनको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए। तो हम जब पेरेंट्स को बोलते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा को ये प्रॉब्लम है और हम इसको मतलब सर्टिफ़िकेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम यही फेस करता हूँ मैं। तो हमको लगता है 68 पे जो 1 है तो कोई गवर्नमेंट का ही तो डाटा है। तो जब बिल्कुल, गवर्नमेंट में बच्चे जा ही नहीं रहे हैं स्क्रीनिंग कराने के लिए, तो फिर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, लेकिन हम बहुत मतलब जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम इधर बात कर रहे हैं, जिसके हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसको, हुँ, हुँ। कि ऑटिज़्म, जैसे कहा कि मैंने पहले हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे। धीरे-धीरे एक मूवी आई तारे ज़मीं पे, तो लोग ऑटिज़्म के बारे में सुनना शुरू किए। जबकि भारत सरकार इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय न्यास जो है, ऑटिज़्म के लिए 99 से ही जो है सो काम कर रही है। उसका एक अलग विंग बना हुआ है, बिल्कुल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का। तो उसमें क्या है कि पहचानने के लिए कि कैसे पहचानेंगे? तो ऑटिज़्म के पहले वाला भी एक स्टेज आजकल आइडेंटिफ़ाई होने लगा है। सब ऑटिज़्म नहीं है, डॉक्टर से भी गलती हो रही है, इवन कि जो एक्सपर्ट्स हैं उसको भी समझने में समस्या हो रही है, कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि ऑटिज़्म डायग्नोज़ कर देते हैं। ऑटिज़्म में इंटर करने से पहले भी बच्चों को एससीडी हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जो सोशल ऑटिज़्म कम्युनिकेशन। जैसा ही दिखता है बट ऑटिज़्म नहीं है। तो 50% यही समस्या है। अगर हम वैसे बच्चों को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर लें, तो 50% बच्चों को ऑटिज़्म में जाने से रोक सकते हैं। 100% मेन स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। मतलब आप और जो कह रहे, मैं बस आपकी बात को दोहरा के थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हुँ, ऑटिज़्म से पहले जो भी
एक सिम्पटम के तौर पे हम देख सकते हैं वो है सोशल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। हुँ। तो इसकी पड़ताल कैसे कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी बच्चों में क्या है कि समस्या उतना ज़्यादा नहीं रहता है। बच्चे आजकल जानते ही हैं कि आज हम जिस ट्रेडिशंस में हैं और न्यूक्लियर फैमिली का है, मदर-फादर दोनों वर्किंग हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ऑटिज़्म समझ लीजिए कि अनसोशलाइज़ वाला ही बीमारी है। बिल्कुल। मतलब हम सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे मोबाइल और टीवी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। तो अच्छा, ऑटिज़्म में क्या है कि दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, दिमाग हुँ, ज़्यादा तेज़ होना ही बीमारी है। माने एक बच्चे में 10 बच्चे का ब्रेन हो जाता है। बिल्कुल। तो मोबाइल और टेलीविज़न ये मुख्य स्क्रीन का कारण है, स्क्रीन टाइम जो पढ़ने की वजह से। मदर-फादर दोनों वर्किंग हैं, बच्चा सोशलाइज़ नहीं हो रहा है, दादा-दादी या नाना-नानी साथ में नहीं रहते हैं। तो ऐज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या एम्स में भी हम लोगों ने जो स्क्रीनिंग किया है, मैक्सिमम जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं, जो आइसोलेशन में रहे हैं या कोविड का टाइम देखेंगे कि मैं तो लॉकडाउन में रह गया, हम बाहर नहीं जा पाए, हम अनसोशलाइज़ हुए और कोविड के दौरान मैक्सिमम बच्चों को ही ऑटिज़्म हुआ है, उस समय जन्मे बच्चों को। तो यहीं चूँकि से ये हाँ, हाँ, आप चूँ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। चूँकि ये अभी भी पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या कारण है ऑटिज़्म का? तो बहुत सारा जो कारण है, डायरेक्ट ईटियोलॉजी तो पता नहीं है लोगों को, लेकिन कोविड के दौरान बड़ी संख्या हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है ऑटिज़्म को बढ़ाने में और उसको हाँ, ठीक करने का माध्यम तो वही है ना, सोशलाइज़ करने का। इसको अच्छा, थोड़ा सरल भाषा में अगर आप समझा पाएँ तो कि क्या फैक्टर है मतलब ऑटिज़म डायरेक्ट के कारण पीछे? नहीं होके, ओके। इनडायरेक्ट कारण में हुँ, हुँ। मुख्य जो है, वजह जो हाँ, है, इन सोशलाइज़ अनसोशलाइज़ होना, हाँ, अनसोशलाइज़ होना, और फिर आइसोलेशन। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, वो ऑटिज़म का शिकार होता है, तो फिर वो अनसोशलाइज़ रहना पसंद भी करने लगता है। तो ये एक तरह का विशियस सर्किल है कि नहीं, अनसोश उसमें मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता उसपे। हाँ, नहीं तो ब बात ये है कि जैसे बच्चे बीमार पड़े, ऑटिज़्म में ग्रसित हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि बच्चों में 10 बच्चों का ब्रेन हो जाता है। हुँ, हुँ, नॉट हुँ। ओनली द ब्रेन, बच्चों में 10 बच्चों की एनर्जी भी आ जाती है। हुँ, हुँ। तो जब एनर्जी आने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आपके जी। फैमिली में सारे मेंबर थक जाएँगे, बच्चा नहीं थकेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या करते हैं उसे पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे दिए, कार्टून लगा के दे दिए, समझ गए? या हम जी, मेड जी। पर डिपेंडेंट हैं। जी। तो इसका और भी आप ऑथेंटिक कर सकते हैं कि जो इसकी संख्या है, वो गाँव में ऑटिज़्म की संख्या कम है। अगर खान-पान और कोई अगर ऐसा कोई बीमारी का कारण अगर होता, तो गाँव के बच्चों में भी आर्मी के फादर को भेजिए। तो गाँव के बच्चों को आर्मी के फादर को भेजिए। तो गाँव के बच्चों को भी उतनी ही समस्या या ऑटिज़्म के शिकार होते जितने शहर के बच्चे हो रहे हैं। तो जी। उसमें क्या है कि अनसोशलाइज़ेशन इज़ द मेजर फैक्टर्स। अगर रेशियो की बात करें तो गाँव में भी उतने ही बच्चे ऑटिज़्म के होने चाहिए जितने शहर में हैं। जी। गाँव में अभी भी जॉइंट फैमिली है, देयर इज़ दादा-दादी, नाना-नानी, तो अनसोशलाइज़ेशन वाला फैक्टर का रिस्क कम हो जाता है गाँव में। इसलिए एवर आई हैव जस्ट हम जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें गाँव से ऑटिज़्म की संख्या कम रहती है। तो इसीलिए इसमें 2 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऑटिज़्म हमारा बच्चा डायग्नोज़्ड हो गया, तो पहले तो देखें कि ये ऑटिज़्म है भी या एससीडी में है, हुँ, पहला हुँ, हुँ। फैक्टर। सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए ऑटिज़्म में भी अगर इंटर कर गया है, तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ खत्म हो गया। जी। मेरे अंदर भी वैसे आम आदमी छोड़ दीजिए, आई एम जस्ट डूइंग प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग टाइम 22 ईयर्स। 2017 में हमारा ही कांसेप्ट ऑटिज़्म के बारे में डिफरेंट था। हुँ, हुँ। 2020 में अलग था, 2022 में अलग था, 2025 में अलग था। जैसे आई हैव वर्क इन मैं द हाँ, यूएस में लंबा टाइम काम किया हूँ मैं, तो वहाँ के बच्चों में मैं जो देखता था, तो वहाँ का ऑटिज़्म का
जो है डायग्नोसिस और पेरेंट का सीरियसनेस दूसरा था। तो हम लोग का सोच था कि ऑटिज़्म ठीक नहीं होगा। 2017 में, 2020 में ठीक होने लगा कि उसमें एज फैक्टर आया कि नहीं, मोस्ट क्रूशियल पीरियड जो रिकवरी का है दैट इज़ 3 टू 5 इयर्स। फिर बीच में आया कि नहीं, हम लोग बच्चा लेते नहीं थे 5 साल के बाद कि नहीं ठीक होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी में अब चला गया है ऑटिज़्म, जिसको लास्ट में मेंटल रिटार्डेशंस वगैरह लोग बोलते थे ऑटिज़्म को, ऑटिज़्म नहीं समझने पाने की वजह से। अभी क्या है कि 7 साल और 8 साल के बच्चे भी 100% रिकवर हुए हैं। तो मेनस्ट्रीमिंग किया जा सकता है बच्चों को, अगर अर्ली रिहैबिलिटेशन लाया जाए तो। उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बात है कि दवाओं पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। बहुत सारा पेशेंट्स जो है मैं ऑन मीडिया ये क्या बोलूँ, बट इसमें दवाओं का जो फैक्ट्स है कि दवाओं का रोल नहीं है इसमें, नो रोल ऑफ द मेडिसिन्स। हाँ, कुछ हद तक दवाओं का इसमें उपयोगिता रहती है बच्चों में, जो बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, कंट्रोल करना एकदम से मुश्किल हो गया है, तो दवाओं का रोल है। लेकिन दवाओं का उतना रोल नहीं है कि हम दवा बस चल रहा है और सब चीज़ें हम लोग बंद कर दें। तो मेरा जो आपके दर्शकों से आग्रह है कि सब चीज़ बंद कर दें दुनिया में, दवाई, थेरेपी, दे आर नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, बट उसका सोशल इंक्लूजन बंद नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में जाना बंद नहीं होना चाहिए, उसका खेलना बंद नहीं होना चाहिए। तो स्कूल सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ये जो मीथ है ना कि हम दवा खा रहे हैं या हम थेरेपी ले रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ बंद कर दें। हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूल जाने का। जबकि सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल ही जाना है बच्चों को। स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है और सोशलाइज़ होना। जी, गुंजेश जी। तो क्या ये इसका कोई क्लासिफिकेशन है कि किस तरह के मरीज़ स्कूल जा सकते हैं? किस तरह के मरीज़ों को स्कूल जाना ही चाहिए और किस तरह के मरीज़ों को थेरेपी के साथ स्कूल जाना चाहिए? ये कोई क्लासिफिकेशन है या जैसे क्या कि आप कह रहे हैं कि सबको ही स्कूल जाना चाहिए और हर किसी के लिए थेरेपी और ये उतनी कारगर नहीं है? ये एक जनरल बात है या ये डिपेंड करती है, वेरी करती है केस टू नहीं, केस? मैं देखिए इस पे अगर मॉडिफ़ाई करेंगे तो इसमें बहुत सारा फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन जनरलाइज़ बात है कि सभी बच्चों को सोशलाइज़ होने का माने ज़रूरत है, हुँ, सबको हुँ, स्कूल हुँ। जाने की ज़रूरत है। अब जो सीवियर ऑटिज़्म में आते हैं, दे नीड द स्पेशल स्कूल। जी, जो मॉडरेट स्टेज तक हैं, वो अपना नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं और भारत बिल्कुल, सरकार का जो एक्ट है 2000 एजुकेशन एक्ट 2009, वो सोशल इंक्लूजन का मतलब इक्वल राइट्स एंड अपॉर्च्युनिटी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल, बच्चों को भी उतना ही अधिकार है पढ़ने और लिखने का जितना आम बच्चों को। बिल्कुल। तो उनको स्कूल जाना है और इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने भी एक विशेष शिक्षक का और व्यवस्था कर रही है, उसके बगैर एफ़िलिएशन भी नहीं दे रही है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, हम बिहार से हैं, जी, तो मैं भी हमारा बिहार बिहार से ही हूँ वैसे। आप भी बिहार से ही हैं, बट आपका जी, आप चैनल राष्ट्रीय प्रकाशित हाँ, होना है या जो हाँ, हाँ। नेशनल लेवल पे। तो मैं जी, बिहार के बारे में बोलूँ कि बिहार जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा मतलब तीसरा कंट्री है जहाँ पे यहाँ बुनियाद केंद्र की सुविधा है। जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ़ इंडिया में है और सिर्फ़ बिहार में ही है। जहाँ वृद्ध, दिव्यांग के लिए जो है सो वहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशंस है, सर्टिफ़िकेशंस का भी। अगर जो दर्शक आपके ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो असहाय ना समझें कि हमको पटना ही जाना है या फिर दिल्ली जाके ही इलाज कराना है या एम्स में ही इसका इलाज है। जो नियरर आपका जो बुनियाद केंद्र है, जो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, उनके हर अनुमंडल और जिला स्तर पर बुनियाद केंद्र चलता है, जहाँ पे सर्टिफ़िकेशन की सुविधा, उनके पहचान की सुविधा, उनके इलाज की सुविधा, निरामया जैसे मैंने कहा भारत सरकार 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इलाज कराने के लिए देती है। इवेन कि अभी सीआरसी जो है कंपोजिट रिहैब सेंटर्स जो हैं भारत सरकार के द्वारा ही एमएसजेई के द्वारा एक अर्ली इंटरवेंशन किट प्रोवाइड कर रही है फ्री में। पहले एनआईपीडी के थ्रू, नेशनल ट्रस्ट के थ्रू हो रहा था।
कि गरीब बच्चों के लिए ये सब सारी सुविधाएँ हैं और उनके एक सर डोर स्टेप है। मैं सर माफ़ कीजिएगा, मैं इलाज पे जाने से पहले कुछ और सवाल मेरे पास हैं। जब हमने अपने दर्शकों को कहा कि हम इस तरह की बातचीत करने वाले हैं, तो उनके माध्यम से भी हमारे पास सवाल आए। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इसका ऑटिज़्म का आनुवांशिकता से कोई संबंध है? क्या ये जेनेटिक होता है या ये इसका कोई संबंध नहीं है? देखिए बहुत सारे सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से होते हैं। उसके लिए जाँच में हम लोग फ्रेजाइल एक्स म्यूटेशन स्क्रीनिंग वगैरह कराते हैं। बट ऑटिज़्म जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। ओके, ओके। और किस उम्र में इसके शुरुआती लक्षण पता चलने लग जाते हैं कि मतलब या किस उम्र से अब अभिभावकों को बच्चों पर किस तरह से भी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ये एससीडी या ऑटिज़्म की तरफ तो नहीं जा रहा है बच्चा? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो माइलस्टोन है बच्चों का, माइलस्टोन अपने समय पे नहीं होना। तो एक बीमारी और इंटरलिंक्ड है जैसे बच्चों को 6 महीना में बैठना चाहिए, 9 से 10 महीने में उसको चलना चाहिए 12 महीने तक। अगर बच्चा नहीं चल रहा है तो सेरेब्रल पाल्सी का है, कभी किसी और दिवस में हम लोग सेरेब्रल पाल्सी डे में बात करेंगे इसमें। बिल्कुल, अगर बच्चों में जैसे है कि नहीं बच्चा 1.5 साल का हो गया, 1 साल का हो गया, बच्चा अपना कुछ-कुछ बोलना शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आँख मिला रहा है कि नहीं बच्चा नहीं मिला रहा है। या खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, या हमको ब्रश करते हैं तो उसको कहीं एब्नॉर्मल सेंसिटिविटी तो नहीं होती है। उसको छूने से या दर्द का एहसास होता है कि नहीं होता है। तो जो नॉर्मल माइलस्टोन है बच्चों में कि ऐज के साथ जैसे बच्चों को भूख लगा तो खाना हमसे माँगता है कि नहीं माँगता है। बिल्कुल। कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जब बच्चे खाना माँगे नहीं या उसको बच्चों को जो दैनिक क्रिया है, बाथरूम का जो वॉशरूम जाना है उसको, उसके लिए वो बताता है कि नहीं बताता है। तो ये सब प्राय माने क्रमशः जो है ग्रेजुअली धीरे-धीरे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में, अगर ये सब बच्चे नहीं बता रहे हैं तो। क्या कोई ऐसे सोशल रीज़न्स हैं जो एक समाज में या एक फैमिली में किसी बच्चे पर ऑटिज़्म का कारण बन सकते हैं कि जैसे ऐसा मैंने कहा परिवेश हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई रिसर्च में भी हमको लगता है कि कपल ऑफ द मंथ्स में इसका पब्लिकेशन भी हो जाए। लेकिन ऐज़ आवर एक्सपीरियंस और जो हम लोग देख रहे हैं कि अनसोशलाइज़ेशन और स्क्रीन टाइम, ये 2 जो है मुख्य कारण हैं। अनसोशलाइज़ेशन और स्क्रीन टाइम यानी हुँ, आँखों के साथ-साथ हुँ, दिमाग और पूरे सोशल बिहेवियर पर भी जो हमारा स्क्रीन टाइम है, वो असर हुँ, डाल रहा है। ये एक बड़ी बात हमारी बातचीत से निकल कर आ रही है और हुँ, ऑटिज़्म प्रबंधन के लिए हाउ टू हुँ। मैनेज पेशेंट सफरिंग विद ऑटिज़्म इसको लेकर आप क्या सलाह देंगे? जो जो लोग मैनेज कर रहे हैं ऐसे हुँ, पेशेंट हुँ। देखिए अगर बच्चों को लग रहा है कि मेरे बच्चों में कोई समस्या है, आइसोलेशन में है, खाना नहीं माँग रहा है हमसे या कोई हमसे बातचीत नहीं कर रहा है या शांति से एक जगह नहीं बैठ रहा है, ज़्यादा चंचल है बच्चा मेरा, तो उनको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। जैसा कि बताया कि अगर बिहार से हैं, गाँव से हैं, तो उनको बुनियाद केंद्र में डोर स्टेप्स पे वहाँ जा सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह लें और उसके बाद अगर उनका जो टेस्ट है न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट है, फिर ईईजी वगैरह है, बेरा है, बच्चों में सुनने की समस्या तो नहीं है, बेरा का जाँच, ऑडियोमेट्री ये सब हो जाता है। तो उनको जैसा आइडेंटिफ़ाई हो असेसमेंट से जैसी समस्या है, उनको थेरेपी सेंटर में जल्द से जल्द उनका थेरेपी शुरू करना चाहिए। किस तरह लेकिन की थेरेपी होती है सर? हाँ, थेरेपीज़ में जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी अगर उसमें कभी-कभी बच्चों में अदर डिसेबिलिटी के साथ भी ऑटिज़्म के बिहेवियर्स रहते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उसमें फिज़िकल थेरेपी का भी फिज़ियोथेरेपी के साथ-साथ ऑक्यूपेशनल, स्पीच, इवन बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये सब तरह के थेरेपी होते हैं उसमें।
तो उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन ऑटिज़्म के बच्चों में ख़ास करके मैंने जैसा कहा कि दवाइयाँ चल रही है या थेरेपी चल रहा है तो वो सब चीज़ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों को बीमारी ही सोशलाइज़ होने की वजह से हो रहा है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ कराना है, एक कम्युनिटी स्कूल्स में लेके जाना है। एक इवेन कि सरकार भी अर्ली इंटरवेंशन स्कूल का प्लान कर रही है। हमको लगता है कि इसी साल से काफ़ी जिला में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी खुलेंगे, जो एससीडी लेवल पर ही उनको नॉर्मल किया जा सके। हाँ, बिल्कुल। सर क्या एक बहुत ही अंतिम सवाल है ये मेरा कि हुँ। ऑटिज़्म से पीड़ित व्यक्ति क्या सामान्य जीवन जी सकता है? क्या वो हमारी आपकी तरह काम पे जा सकता है, नौकरियाँ कर सकता है? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने पूछा है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि एक नॉर्मल लाइफ़ मेनस्ट्रीमिंग किया जा सकता है ऑटिज़्म का। आप दिल्ली में जैसे रहते हैं, तो दिल्ली में ही जाके देख लें आप एरो सिटी के पास जो लेमन ट्री होटल है, उसमें काफ़ी बच्चे आपको ऑटिज़्म के मिल जाएँगे। इवन पटना में कुछ कंपनी है, बिहार सरकार की ही पहल है, हम लोगों ने ही किया था। कि उसमें बाटा और कुछ और कंपनी है जहाँ पे ऑटिज़्म बच्चों को एक रोज़गार देने की बात हो रही है। सरकार का भी पहल है, पहले 3% रिज़र्वेशन था, अब है 4% रिज़र्वेशन हो गए हैं। उस पर से भी ऑटिज़्म का कोटा अलग है, उस पर से भी स्पोर्ट्स कोटा है। तो इनका हर जगह अपॉर्च्युनिटी है। काफ़ी होटल्स में देखेंगे कि आपको ऑटिज़्म के लोग मिल जाएँगे। काम करते हुए। इनको बस जी, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग का और इसमें स्किलिंग करने का, एक टेक्निकल जी, एजुकेशंस का। और जी। बच्चे तो अगर अर्ली इंटरवेंशन हो, तो बच्चे नॉर्मल मेनस्ट्रीम हो सकते हैं, मतलब एकदम से ठीक हो सकता है बच्चा। हुँ, हम तो बता ये रहे हैं कि मेरा ही कांसेप्ट हम सबको सीखने की ज़रूरत है। हम जी, लोग रोज़ सीख रहे हैं। हम जी, 2020 में क्या बोलते थे, 2022 में क्या बोलते थे कि और अब क्या बोल रहे हैं। तो बच्चे जैसे-जैसे ठीक हो रहे हैं, 7 साल, 8 साल का बच्चा भी ऑटिज़्म हमने देखा है कि मेनस्ट्रीम हुआ 100%। तब समझे कि नहीं इसको तो एससीडी था और इसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती इसके साथ मारपीट करके सोचे कि हम ये करवा लेंगे। तो एकदम जाते-जाते 2-3 मैसेज है कि ऑटिज़्म बच्चों को पनिशमेंट के तौर पे ज़बरदस्ती वाला कोई काम ना करें। आप उनको समझने की कोशिश करें और ये कभी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। और ये जो वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है उसका पर्पस ही है कि उनके लक्षण को पहचानें और समाज में भी उनको सोशल इंक्लूज़न हो सके, समाज में भी वो जी सकें। ये इस दिवस का वही पर्पस है और हम लोग इसको बढ़िया से मनाएँ। इसका सिंबॉलिक कलर है ब्लू, मैं तो सालों भर ब्लू पहनता हूँ। यही कलर है ऑटिज़्म का। मेरा हुँ, ब्लाइंड्स भी देख रहे होंगे पीछे, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। ब्लू है। ये सब साइन है ऑटिज़्म का। ओके। कलर सर एक एक मैंने कहा था कि वो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन आप हैं और एक सवाल आ गया है ज़हन में। एक तो जैसा कि आपने अभी बताया कि पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, वो उतने उसमें भी उनकी गलती नहीं है, वो कम एक्सपोज़ हैं इन बातों को लेकर, तो वो ऐसा करते हैं। एक तो पेशेंट तो सफ़र करता ही है, लेकिन जो पेशेंट की देखभाल करते हैं, वो लोग भी सफ़र करते हैं। तो जब किसी ऐसे ऑटिज़्म वाले बच्चे की थेरेपी चल रही हो, तो क्या उसकी साइड बाय साइड पेरेंट्स की भी थेरेपी ज़रूरी है? क्या उनको भी अलग तरह से एक एजुकेट करने की ज़रूरत है? गुंजेश जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लगता है आपने इंटरनेशनल लेवल से तैयारी किया है सवालों का। ये हम लोग न्यू जर्सी में करते थे क्योंकि बच्चों के साथ उनकी माताओं का भी ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे बताया कि एक बच्चों में 10 बच्चों का ब्रेन और भूत सवार हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ-साथ माँ लोगों का भी रिफ्रेशमेंट, उनका ट्रेनिंग, उनका एक हेल्थ इश्यूज़ बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। उनका हेल्थ का ध्यान देना, उनका काउंसलिंग करना, उनको सिखाना भी इवेन। और इवेन इसके लिए हम जब सेक्रेटरी थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने सरकार के द्वारा भी पहल करा दिया है और जो माताएँ हैं, जो ऑटिस्टिक मदर हैं, उनकी मदर को फ्री एजुकेशन इन बीएड में
और डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज़्म में भारत सरकार भी पहल कर रही है, इसको निःशुल्क करानी है, ताकि जो ग्रसित है उसमें अगर वो ट्रेंड हो तो और बेहतर समाज में हम लोग एक उत्कृष्ट समाज बना सकते हैं, अतुल्य तरीके से काम किया जा सकता है। तो जी, माताओं को तो आगे आना ही चाहिए और पेरेंट्स को ही इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसमें स्पेशल विशेष शिक्षा लेके अपने बच्चों के लिए भी, अपने कम्युनिटी के लिए भी और काम कर सकते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के स्वास्थ्य विषयों पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।